जय हिंद मेरे ऊर्जावान साथियों। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था वर्ग 10वीं के अर्थशास्त्र का, और उसके अंतर्गत पहले चैप्टर का जो परिचय था उसको हम लोगों ने जान लिया था। और उस वीडियो के अंत में हमने बताया था कि अब हम लोग को क्या करना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के अर्थ के बारे में जानना है। तो आइए आज उसी पर चर्चा करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। उस वीडियो के अंत में मैंने आपको ये भी बताया था कि उस अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हमें अपने आर्थिक क्रियाओं को समझना होगा, और आर्थिक क्रियाओं को समझने के बाद हम अपने अर्थव्यवस्था को आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं अपने आर्थिक क्रियाओं का। वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो मनुष्य की आवश्यकताओं के बारे में बताया है उसकी मैं बात करूं तो एक मनुष्य के जीवन की न्यूनतम आवश्यकता होती है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, प्रशिक्षण और सूचना। यदि एक मनुष्य के ऊपर इन्हीं सभी चीज़ों पर खर्च किया जाए तो वह मनुष्य न होके एक मानव संसाधन के रूप में बदल जाता है, जो इस संसार के हर एक व्यक्ति के काम आता है कुछ न कुछ बनकर। एक व्यक्ति अपने और अपने परिवार की इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कि मेरे बच्चे को भोजन मिले, अच्छे वस्त्र मिले, अच्छा घर मिले और अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाए, बीमार पड़ने पर अच्छा स्वास्थ्य अपने बच्चों को दे पाए, शिक्षा समाप्ति होने के बाद उसे एक तकनीकी शिक्षा दे पाए, प्रशिक्षण ले पाए और उसे बराबर सूचना मिलती रहे। इसी के लिए व्यक्ति क्या करता है, कुछ न कुछ काम करके आय अर्जित करता है। तो और उसी आय के सहायता से अपनी आवश्यकता की जितनी चीज़ें हैं उसको वह पूरा करता है। तो हम लोग आज ये जानेंगे कि आर्थिक क्रिया क्या है। आर्थिक क्रिया जैसे मान लीजिए कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वन हो गया, मछली पालन हो गया, उद्योग है, निर्माण है, गैस एवं बिजली है, बैंक है, परिवहन है, संचार है, व्यापार है। ये सभी क्या है, हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं। अब इसको आर्थिक क्रियाएं क्यों कहेंगे? क्योंकि इन सभी क्रियाओं को करने के बाद हम जो भी परिश्रम करें, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, उसके बदले में हमें पारिश्रमिक मिलता है, और वह पारिश्रमिक क्या कहलाता है, हमारा आय कहलाता है। ठीक है मित्रों, तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिसके माध्यम से हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। अभी मैंने जितनी क्रियाओं की चर्चा की, कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जिससे हमें आय प्राप्त नहीं होता है। तो आर्थिक क्रियाओं को हम लोगों ने देख लिया यहाँ। नहीं, आर्थिक क्रियाएं ये जो आप लोग देख रहे हैं, कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, उद्योग, निर्माण, गैस, बिजली, बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार और अन्य क्रियाएं भी हो सकती है। ये सभी क्या है, हमारी आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को करके, आय प्राप्त करके। तो इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को यदि हम एक जगह एकत्रित कर दे तो इससे होता क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था बन जाती है। अर्थव्यवस्था के बारे में आइए अब हम बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। नहीं, जैसे अभी जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सभी क्या है, हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं। और एक आर्थिक क्रिया नहीं है, यहाँ बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं हैं। तो ये आर्थिक क्रियाओं का जो समूह है, यही क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था की बात तो हम लोग कर लिया। यह अर्थव्यवस्था हमारे लिए करता क्या है, तो अर्थव्यवस्था का क्या कार्य है, आइए हम लोग उसको जानें। तो अर्थव्यवस्था का यदि हम बात करें तो दो कार्य है। सबसे पहला कार्य है, यह लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। दूसरा, यह लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है।
जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। आइए, जो हमारे जीवन की जो आवश्यकता है, जैसे भोजन, तो हमारी जो प्राथमिक क्रिया है जिसको कृषि कहते हैं, तो कृषि से हमें क्या मिलता है? भोजन मिलता है, राइट। उसके बाद हमें आवश्यकता होती है किसकी? वस्त्र की। और वस्त्र भी हमें किससे? कृषि से कपास उत्पन्न होता है और कपास की सहायता से वस्त्र बनाया जाता है, जिससे हमें वस्त्र की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से लैंड का उपयोग करके आवास बनता है। लेकिन इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमें क्या होता है? किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो ये सभी कार्य करता है। तो एक तरफ तो ये सारी आर्थिक क्रियाएं क्या कर रही है? हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ यह क्या कर रहा है? लोगों को रोजगार दे रहा है। तो आर्थिक क्रियाएं जो है, यानी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी आर्थिक क्रियाएं आती है वह क्या करती है? इसके बारे में हमने आपको बताया कि यह लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी बनाती है और लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है, ठीक है। ये हम लोगों ने जान लिया। अब अर्थशास्त्र के कई ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा दी है। आइए अब हम जानते हैं उस परिभाषा को। जैसे एक विद्वान हुए आर्थर लेविस, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। इस परिभाषा को एक बार और देखें। आर्थर लेविस, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। दूसरे एक विद्वान हुए ब्राउन, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो यहाँ हमने दो परिभाषाएं जानी और इन्हीं दो परिभाषाओं पर हम गौर करें तो यहाँ पता चलता है, जिसको हम संक्षेप में लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। हम समाज में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं करते हैं उन सभी का योग क्या है? अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि अर्थव्यवस्था क्या है। अब हमारी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उसको अर्थव्यवस्था की संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। तो हमें जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उसको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर, जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा है थर्डरी सेक्टर, जिसको तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। आइए अब हम इन तीनों क्षेत्रों को बारी बारी से विस्तार से जानें। जैसे पहला क्षेत्र जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो हमारी वैश्विक क्रियाएं जो मूल रूप से प्रकृति से जुड़ी है। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, कृषि करनी है। कृषि के अंतर्गत हमको खेती करनी है, तो खेती के लिए क्या करेंगे हम? प्रकृति ने हमें भूमि उपलब्ध कराया है उसका उपयोग करेंगे। प्रकृति ने हमें जो जल उपलब्ध कराया है उसका उपयोग करेंगे। प्रकृति ने क्या किया, हमें जो वायु उपलब्ध कराई है उसका उपयोग करेंगे। प्रकृति ने क्या किया, हमको जो मानव संसाधन उपलब्ध कराया है उसका उपयोग करेंगे। तो हमारी वैश्विक क्रियाएं जो मूल रूप से प्रकृति से जुड़ी हुई है प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, इन क्रियाओं को प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है और इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि का अर्थ केवल खेती करना ना समझे। कृषि के अंतर्गत ही अभी मैंने जितने क्रियाओं का नाम लिया, जैसे कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, ये सब कृषि ही है। दूसरी आती है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से यानी कृषि से हमें जो कच्चा पदार्थ प्राप्त होता है उसी के सहायता से उद्योग में मशीन के जरिए हम क्या करते हैं कोई नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कृषि से
गन्ना प्राप्त कर लिया। तो गन्ना क्या है, एक कच्चा पदार्थ हो गया। अब उसी का उपयोग क्या करके हम क्या करते हैं, मिल में औद्योगिक क्षेत्र में ले जाके इसको क्या करते हैं, इससे चीनी प्राप्त करते हैं। नहीं तो ये हमारा क्या हो गया, चीनी प्राप्त करना, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे कार्य आते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जनोपयोगी सेवाएं हो गई, गैस और बिजली हो गया, ठीक है। तो ये सारे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसको हम द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रख सकते हैं। और तीसरी आती है तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती है, जैसे बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार और अन्य सेवाएं। इसको हम आइए एक उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, उद्योग में चीनी प्राप्त किया उद्योग से, लेकिन उस चीनी को प्राप्त करने के लिए हमें मशीन को चलाना पड़ता है और उन मशीनों को चलाने के लिए हमें क्या होती है, मजदूर की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित मजदूर की आवश्यकता होती है। और वही मजदूर क्या करता है, मशीन को चलाता है जिससे चीनी तैयार होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उद्योग को चलाने के लिए हमें आवश्यकता होती है सेवा की। तो इस प्रकार से उद्योग सेवा क्षेत्र उत्पन्न करता है। नहीं, इसको आप फिर से आइए एक बार गौर से समझते हैं, तीनों क्षेत्रों को जोड़ के इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, पशुपालन किया। तो पशुपालन को हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि यह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पशुपालन से हमें जो दूध की प्राप्ति होती है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के बिस्किट्स, हॉर्लिक्स या अन्य प्रकार के सामग्री बनाते हैं। और यह सामग्री बनती है कहाँ, उद्योग में बनती है। तो ये द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चे माल का काम किया कौन, दूध किया। और द्वितीयक क्षेत्र से क्या हुआ, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ हो गई, या मान लीजिए हॉर्लिक्स हो गया, या अन्य विटामिन्स के चीज़ हो गए जो हमको प्राप्त होते हैं द्वितीयक क्षेत्र से। अब उसी द्वितीयक क्षेत्र को चलाने के लिए मान लीजिए मिठाई उद्योग हो या कोई अन्य विटामिन्स उद्योग हो, या मान लीजिए हॉर्लिक्स की कोई कंपनी है, हॉर्लिक्स उद्योग है, तो उसको चलाने के लिए क्या होगा, हमें मजदूर की आवश्यकता होगी। और वही मजदूर क्या करेगा, उस हॉर्लिक्स वाली इंडस्ट्रीज़ को चलाएगा जिससे हॉर्लिक्स का उत्पादन होगा। तो इसको आप सेवा क्षेत्र भी बोल सकते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कितना है। तो स्क्रीन पर आप लोग जो एक डायग्राम देख रहे हैं, इसको समझने के बाद हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आय में तीनों क्षेत्र का योगदान कितना है। सबसे पहला जो आप देख रहे हैं वर्ष 1901 में, इसमें देख रहे होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 63.6% था और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 12.7% था, तृतीयक क्षेत्र का योगदान 23.7% था, ठीक है। ये कब की थी, जब हमारा देश गुलाम था। तो उस समय हमारे तृतीयक क्षेत्र का योगदान 23% था और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 63% था। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा हमारे राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान था, इसलिए तो हम कृषि प्रधान राष्ट्र भी कहलाते हैं। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो स्थिति बदली क्या, तो कृषि में थोड़ी कमी आई और कृषि जो पहले 63.6% हमारे राष्ट्रीय आय में योगदान करता था, अब वह घटकर 58.7% हो गया। और द्वितीयक क्षेत्र जो पहले केवल 12.7% था, उसमें लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई और वह 14.3% पर आ गया। तृतीयक क्षेत्र जो पहले 27.7% था, अब वह बढ़कर 27.0% हो गया।
तो स्थितियां बदली क्या कि हम कृषि को छोड़ के द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की ओर अग्रसित हुए। और अब आइए हम लोग आते हैं 2007 में। तो 2007 में आप लोग देख रहे होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र का केवल 22% योगदान है, द्वितीयक क्षेत्र का भी केवल 22% योगदान है, लेकिन तृतीयक क्षेत्र का 56% योगदान है। तो यहाँ काफ़ी अधिक चेंजिंग देखने को मिला। और चेंजिंग हम लोगों ने क्या देखा कि कृषि क्षेत्र में लगातार कमी हो रही है। और बात करें द्वितीयक क्षेत्र की तो इसमें बढ़ोतरी हुई है और तृतीयक क्षेत्र की भी बढ़ोतरी हुई है। इसके बहुत सारे कारण हैं, उसको आप भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे तो इससे यही पता चलता है कि कृषि को छोड़ के हम सेवा क्षेत्र की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने जाना कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था की संरचना के अंतर्गत, कि अर्थव्यवस्था के संरचना के अंतर्गत कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं वे। तो इसको जानने के बाद आइए अब हम आते हैं कि अभी वर्तमान में विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है, यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जिसको कहें। इसको हम आइए विभिन्न देशों में जो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जैसी अर्थव्यवस्था है उसी को अब का अवलोकन करते हुए समझे। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में क्या है, कोई भी उद्योग होता है तो उस उद्योग को किसी पूंजीपति के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और उस उद्योग के जितने भी सामग्री होते हैं, जितनी भी संपत्ति होता है, उसका मालिक कोई एक व्यक्ति या एक संस्था होती है। अब उस संस्था से उस इंडस्ट्री से जितने भी मुनाफे होते हैं उसका उपयोग पूंजीपति वर्ग अपने हित में करता है। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझने के बाद आइए अब हम दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था को समझते हैं। तो विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां केवल अमीर नहीं पाए जाते और ना ही केवल गरीब पाए जाते, यानी दोनों की आबादी है। भले ही अमीरों की आबादी कम हो, गरीबों की आबादी ज़्यादा हो, तो ऐसे देशों में क्या होता है, संसाधन पर सरकार का एकाधिकार होता है। ठीक है, और वहाँ जो कुछ भी बनती है तो उससे लाभ समाज के हर एक व्यक्ति को होता है। तो इस तरह के अर्थव्यवस्था को कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने क्या किया, दोनों क्षेत्रों को अपने अर्थव्यवस्था को चलाने में सहयोग लिया, चाहे वह पूंजीपति वर्ग हो या सरकार ने स्वयं भी बहुत सारे संसाधनों को अपने हाथों में रखा है जिसका उपयोग समाज के हित में होता है। तो इस भारत में जो अर्थव्यवस्था है इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ मिलकर काम करती है, तो उसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और इसको आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे।